स्वागत है यार आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसका रिवीजन करेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सीए इंटर के लिए 4 से 5 मार्क्स कवर करता है। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, ये बताता है कि आखिरकार वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, फटाफट से सुनना। सबसे पहले हमें अनरिलेटेड पर्सन का वैल्यू लेना है। रिलेटेड पर्सन होगा तो उस केस में वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे और वैल्यूएशन रूल्स आपके सिलेबस में कवर नहीं होते। तो अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए और जहां पे सिर्फ प्राइस की बात हो रही हो। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है कि मोबाइल फोन बेचा फिर दूसरा मोबाइल फोन आया और थोड़ा बहुत कैश आया, ऐसे ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ कंसिडरेशन में प्राइस को ही देखना है। तो ये होता है हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो बात करता है हमारा सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। इसके बाद सर क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, ये सब बातें लिखी है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में। अब आप ध्यान रखना, सबसे पहला है टैक्सेस। जितने भी पुराने टैक्सेस हैं, ओल्ड टैक्सेस, वो सारे ऐड होंगे। एक्साइज, मैन्युफैक्चरर, वैट, एंट्री टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सारे टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। पर नए टैक्सेस को छोड़ दो। नए टैक्सेस मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस, इन सारों को छोड़ के जितने भी सारे टैक्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। बोलो माता रानी की जय। उसके बाद पेमेंट टू थर्ड पार्टीज, समझना ध्यान से। एक बात हुई हमारे टैक्सेस की, यहां पे है सप्लायर और यहां पे है रेसिपिएंट। ₹10,000 सप्लायर ने, रेसिपिएंट ने सप्लायर को दिए और ₹2,000 रेसिपिएंट ने एक थर्ड पार्टी को दिया। पर ये जो 2,000 है ना, ये ऑब्लिगेशन किसका था? सप्लायर का। तो अब डाउट ये है कि सर जीएसटी किस पे चार्ज करें? 10,000 पे कि टोटल 12,000 पे? तो जीएसटी चार्ज होगा टोटल 12,000 पे, क्योंकि अगर सप्लायर की लाइबिलिटी थी पर इनकर रेसिपिएंट ने करी, अल्टीमेटली लाइबिलिटी तो सप्लायर की थी, तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दिया जाएगा। पर अगर रेसिपिएंट की ही लाइबिलिटी थी और रेसिपिएंट ने ही इनकर करी, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में कमीशन, पैकिंग, जो भी सारा हमारा इंसिडेंटल खर्चा है वो भी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जो बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स लगे हैं, वो भी सारा ऐड कर दो। और इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी में एक मंत्रा याद रखो, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी जब मिला, जितना मिला, कम जीएसटी मानेंगे। तो एक तो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर लगता है, क्योंकि जब मिलेगा तभी उस पे जीएसटी की लिवेबिलिटी आएगी। जितना मिलेगा उसको कम जीएसटी मानेंगे। कम जीएसटी का मतलब होता है आपको 100/118 करना पड़ेगा अगर जीएसटी का रेट 18% है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। ठीक है। उसके बाद है हमारा सब्सिडीज। तो सब्सिडीज वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होती है अगर सब्सिडी किसी प्राइवेट पार्टी ने दी है। अगर सब्सिडी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने दी है और वो भी पर यूनिट बेसिस है, तो वो ऐड नहीं होगी। अब समझना ध्यान से, वैल्यू ऑफ सप्लाई में दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन दो पॉइंट्स में से पहला पॉइंट तो है हमारा सब्सिडी। सर ये सब्सिडी का क्या सीन है? तो दो सब्सिडी हो सकती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक प्राइवेट
एनजीओ, अदर्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो देखो पर यूनिट बेसिस है क्या, मतलब यूनिट लिंक्ड है क्या, कि अगर बात कर रहे हैं मोबाइल फोन तो सब्सिडी भी इस मोबाइल फोन पे मिलनी चाहिए, लैंड पे सब्सिडी नहीं चाहिए, मशीन की सब्सिडी की बात नहीं कर रहे। तो अगर यूनिट लिंक्ड है तभी जाके ये क्या होगा, डिडक्ट। सर यूनिट लिंक्ड नहीं है तो फिर डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पैकिंग प्राइवेट एनजीओ और अदर्स। प्राइवेट एनजीओ और अदर्स में आप ये देखो कि सब्सिडी क्या है, पर यूनिट बेसिस है, तो क्या कर दो, ऐड कर दो। पर अगर यूनिट लिंक्ड नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या कर देंगे, फिर इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यूनिट लिंक्ड वाली सब्सिडी को ही ऐड करना है। दूसरी बात जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन डिस्काउंट में कहता है कि डिस्काउंट पता है कि नहीं पता है। अगर डिस्काउंट नोन है एट टाइम ऑफ सप्लाई, तो इस डिस्काउंट को कर दो माइनस। और अगर डिस्काउंट पता नहीं है तो अगर डिस्काउंट पता नहीं है तो इसको डिडक्ट करने का मौका तभी मिलेगा अगर आप दो कंडीशन फुलफिल कर दो। पहली कंडीशन, सप्लायर और रेसिपिएंट का एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो रेसिपिएंट है वो आईटीसी रिवर्स कर दे। ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके आप क्या करोगे, डिडक्ट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो आपको डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करना है। सर पता कैसे चलेगा ये नॉट नोन है, तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में लिखा है ईयर एंड डिस्काउंट तो हो गया नॉट नोन। अगर क्वेश्चन में लिखा है स्टैगर्ड डिस्काउंट तो हो गया नॉट नोन। ये सारे डिस्काउंट नॉट नोन होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट नोन है, कैश डिस्काउंट नोन है, ये तो हमें पता है, तो इसको आप कर दोगे डिडक्ट, ठीक है। तो बस वैल्यू ऑफ सप्लाई में यही है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई को ध्यान आप ऐसे रखना। वो गाना सुना है, इडियट्स हो तुम गधे हो अभी तुम्हें मालूम नहीं है, तो बस वैसे ही आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई को ध्यान रखना है। सर आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी में क्या ध्यान रखोगे, सर एक तो ध्यान रखोगे जब मिला, जितना मिला, क्या मानना, कम जीएसटी। कम जीएसटी का मतलब है वैल्यू कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 118। अगर जीएसटी का रेट 18% है, सर इंटरेस्ट पे जीएसटी का रेट क्या होता है, तो इंटरेस्ट पे वही जीएसटी का रेट लग जाता है जो ओरिजिनल सप्लाई पे रेट है। अगर ओरिजिनल सप्लाई पे 28% रेट है तो इंटरेस्ट पे भी 28% रेट लग जाएगा। डी इज फॉर डिस्काउंट, आई इज फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ओ इज फॉर अदर एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो लाइबिलिटी तो सप्लायर की है पर इनकर किसने करे हैं, रेसिपिएंट। इसमें एक चीज ध्यान रखना,
अगर रेसिपेंट की ही लाइबिलिटी और रेसिपेंट ने ही इनकर कर हैं तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेस। कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ओल्ड टैक्सेस की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे CGST, SGST, IGST, UTGST, कंपनसेशन सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। और S स्टैंड्स फॉर सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी में भी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक बहुत ही सिंपल और शानदार सी स्कीम है, कंपोजिशन लेवी। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत टाइम से कंपोजिशन लेवी पे क्वेश्चन आया नहीं है। इस बार हो सकता है कंपोजिशन लेवी पे क्वेश्चन आ जाए, और इस बार मुझे उम्मीद है कि जो नया अमेंडमेंट आया है ना, कि क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। तो हमने देखा था कि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई भी इंसान गुड्स बेच रहा है तो वो भी कंपोजिशन ले सकता है, पर शर्त ये है कि वो ये वादा कर दे कि वो इंट्रा स्टेट बेचेगा, इनरोलमेंट नंबर लेके आ जाए, फिर एक से ज्यादा इनरोलमेंट नंबर नहीं होना चाहिए, फिर उसका इनरोलमेंट नंबर इनवैलिड हो जाएगा जैसे ही उसके पास GST नंबर आ जाएगा। तो ऐसे इंसान भी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अमेंडमेंट वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अमेंडमेंट वीडियो भी दिख जाएगी, आप पहले वो अमेंडमेंट वीडियो देख लेना। सर, सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट बात करता है कंपोजिशन स्कीम की। देखो, कंपोजिशन स्कीम बहुत सिंपल है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिन्हें GST से काफी डर लग रहा था, जो GST नहीं ले पा रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई GST में बहुत तामझाम है, तो उन्होंने सोचा कि यार GST नहीं लेना है और हमारा धंधा भी छोटा है, पर सरकार चाहती थी कि सबको GST के लपेटे में ले लो। तो सरकार इनके लिए एक शानदार स्कीम लाई जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। सरकार ने बोला हम 2 स्कीम लाएंगे, एक लाएंगे गुड्स के लिए और एक लाएंगे सर्विसेज के लिए। अगर कंपोजिशन स्कीम गुड्स की बात करो तो वहां पे हम लिमिट रखेंगे 150 लाख, और अगर सर्विसेज की बात करो तो वहां पे लिमिट रखेंगे कितनी? 50 लाख। ये जो 150 लाख की लिमिट है ये हो जाएगी 75 लाख अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। तो 150 लाख की लिमिट ही 75 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी अगर कौन सी स्टेट से? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सर, ये 150 लाख देखना क्या है? तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 150 लाख है, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी अप टू 150 लाख तक आप कंपोजिशन तक बने रहोगे। जैसे ही आपका 150 लाख क्रॉस हो जाएगा आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। सर, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी हैं? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट लगेगी आपकी 75 लाख। तो स्पेशल कैटेगरी में है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा। इसको हमने ध्यान रखा था सत्यनारायण भगवान की कथा से, कि सत्यनारायण भगवान की कथा में तो सत्यनारायण जहां पे हमारा S वॉस सिक्किम, फिर A वॉस अरुणाचल प्रदेश, T वॉस त्रिपुरा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में मैं गया, मैं में आएगा आपका मिजोरम और मेघालय, फिर N से आप ध्यान रखना क्या? नागालैंड, फिर मैं तो मैं में 3 में है मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। और सर फिर एक आपका क्या है? उत्तराखंड। सर, ये उत्तराखंड कैसे ध्यान रहेगा? क्योंकि वो जो सत्यनारायण भगवान की कथा है ना, वो हुई कहाँ पे थी? वो हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो सत्यनारायण भगवान आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट है हमारी कितनी बेटा? 75 लाख। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम पैन वाइज होती है,
कि टोटल वाइज होती है। तो बेटा कंपोजिशन स्कीम ऐसा होता है ना कि अगर आपने एक जगह पे भी कंपोजिशन स्कीम लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे भी कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एमपी में कंपोजिशन, महाराष्ट्र में नॉर्मल लेना है तो एक पेन पे जितने भी आपके जीएसटी नंबर है सबके ऊपर कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद सर एग्रीगेट टर्नओवर सर्विसेज के लिए लिमिट कितनी बेटा 50 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आएगी, तो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, हर चीज एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी को हटा देना। जो भी इनवर्ट सप्लाई है उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट मत करना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट को इग्नोर करना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट, इसको आप अपने एक्स की तरह इग्नोर करना, ठीक है ना। टर्नओवर में आएगा ना इसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट आएगा, तो इंटरेस्ट को पूरा कंपोजिशन से इग्नोर करना, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो अब है ना कंपोजिशन में एक आपको शानदार सी बात बता रहा हूं। एग्जाम में वो शायद से इस बार कंपोजिशन का अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो इस शानदार की बात को पूछ सकता है। सपोज करो साहिल सर है और साहिल सर का गुड्स का ही काम है। ये है करंट फाइनेंशियल ईयर और ये है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैंने अभी अभी बिजनेस चालू करा है, तो 1 अप्रैल 24 को मैंने बिजनेस चालू करा है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर तो आपको क्या होगा सर? 0, क्योंकि अभी तो बिजनेस चालू करा है। अब क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं? हाँ सर आप कंपोजिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मुझे एक बात बताना लॉजिकली, 20 लाख तक तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। एज्यूमिंग मेरे ऊपर 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ ना कहे तो समझना आप 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल करके आना। तो 20 लाख तक तो मेरे पास जीएसटी नंबर ही नहीं होगा, तो किस बात का कंपोजिशन और किस बात का टैक्स पेमेंट? सपोज करो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2024 तक मेरा टर्नओवर 20 लाख था, तो कोई जीएसटी वीएसटी नहीं देना। अब सेकेंड क्वार्टर, फिर 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक सपोज करो मेरा टर्नओवर हो गया 130 लाख। अब दो बातें हैं कि सर आखिरकार आपको जीएसटी किस पे करना है? तो जीएसटी तो मैं पे करूंगा किस पे? 130 लाख पे। कौन से रेट से? वो अभी हम डिसाइड करेंगे कि कंपोजिशन में कौन सा रेट लगता है, तो जो रेट लगेगा उससे हम पे कर देंगे। पर सर एक बात बताओ, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा? तो लॉ मेकर बोलता है कि जब आपको जीएसटी पे करना है तब हम देखेंगे टर्नओवर इन अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन वाला है, जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लेके रखा है उस टर्नओवर को हम काउंट नहीं करेंगे। पर ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना, इस एग्रीगेट टर्नओवर में तो 20 लाख भी आएगा प्लस 130 लाख भी आएगा, तो यहां पे टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 150 लाख। तो बोलो आपको बात समझ में आई? इसका मतलब है सर जैसे ही हमारा 1 अक्टूबर आएगा ना, आप यहाँ पे कौन सी स्कीम में आ जाओगे? नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे, क्योंकि आपका 150 लाख से टर्नओवर क्रॉस हो गया। ठीक है, बस ये वाला पॉइंट वो चाहे तो आपसे पूछ सकता है। सर अगली बात, कंपोजिशन में रेट कौन सा लगेगा? तो अगर हमारे मैन्युफैक्चरर हैं तो रेट लगेगा 1%।
0.5% CGST और 0.5% SGST। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट कितना है 1%। क्योंकि हम CGST एक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है हाफ। एग्जाम में आपको कितना लगाना है 1%। अच्छा, मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, क्योंकि ये लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, इनको सरकार ने मना कर दिया कि आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। कौन कौन सर? तो आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरिटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, फॉसिल मील, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक, अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स, ये लोग कंपोजिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के बाद हमारा है रेस्टोरेंट। ऑल्दो रेस्टोरेंट गुड्स है, ऑल्दो रेस्टोरेंट सर्विसेज है, पर फिर भी इसको गुड्स वाली स्कीम का बेनिफिट दिया गया है। पर रेस्टोरेंट में रेट रहेगा हमारा 5%, 2.5% CGST और 2.5% SGST। और इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा है, दैट इज ट्रेडर। तो ट्रेडर में भी रेट 1% है, पर भूल मत जाना 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ऊपर मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट में तो टोटल सप्लाई पे टैक्स देना है, यहाँ पे टोटल पे नहीं देना, यहाँ पे सिर्फ किस पे देना है, टैक्सेबल सप्लाई पे देना है। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है सर, इंटर स्टेट बेचने की बात करी है, इंटर स्टेट सप्लाईज ऐड होगी। हाँ सर, इंटर स्टेट सप्लाईज ऐड होगी। हाँ, एक चीज याद रखना कि जब हमने कंपोजिशन लेवी लिया है तो कंपोजिशन वाला इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता, पर इंटर स्टेट परचेज कर सकता है। ठीक है, परचेज इज अलाउड, सेल इज नॉट अलाउड। तो अगर एग्जाम में घुमाने के लिए बोला कि भाई परचेज करा है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर ये एक और क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, चंपक वाला, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें वापस से वो 50 लाख की लिमिट है क्योंकि सर्विसेज है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमने वो 150 लाख का अभी आपको सिखाया ना, वो खतरनाक क्वेश्चन, वैसा ही इसमें है। देखो मैं बता देता हूँ, अप्रैल से जून तक तो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, तो ये टर्नओवर में तो काउंट होगा, पर इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। अच्छा सर, सर्विसेज पे रेट कितना है? तो सर्विसेज पे 6% का रेट है, 3% CGST, 3% SGST। एक चीज हमेशा याद रखना, 10(1) बोले तो गुड्स, 10(2) बोले तो सर्विसेज। ठीक है, अच्छा इस 30 लाख पे लग जाएगा 6% से। अब क्योंकि टर्नओवर में दोनों आएगा तो ये हो गया 50 लाख, तो इस 20 लाख पे आ जाएगा क्या, नॉर्मल। तो नॉर्मल स्कीम से GST दो और फिर आप अपना क्रेडिट भी ले लो। एक और चीज, एक बहुत मजेदार पॉइंट है, गुड्स वाले थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकते हैं, अगर गुड्स वाले चाहें तो थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकते हैं। सर वो थोड़ी बहुत सर्विसेज क्या होती है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुड्स वाले थोड़ी बहुत सर्विसेज क्या दे सकते हैं, 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो इतनी गुड्स वाले ये सर्विसेज दे सकते हैं, इससे ज्यादा सर्विसेज दी तो फिर आप कंपोजिशन से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन, ये देखो 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर। अब एक चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन कौन कंपोजिशन नहीं ले सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर मैं इंट्रा स्टेट बेच रहा हूं तो मैं कंपोजिशन ले सकता हूं। ठीक है, तो अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल,
इस पे तो सर जीएसटी की बात होती नहीं, तो यहाँ पे तो कोई आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद वापस से इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप इंटर स्टेट बेचते हो तो भी कंपोजिशन नहीं ले सकते। अगर मैं कोई भी गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है, तो भी मैं कंपोजिशन नहीं ले सकता हूं। बस इसी में एक अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट मैंने अमेंडमेंट वीडियो में डिस्कस भी करा था। सिंपल सा अमेंडमेंट क्या है कि अगर मैं चाहूं तो इंट्रा स्टेट बेच सकता हूं, किसको? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन ये रहा, आखिरकार मिल ही गया अमेंडमेंट। चलो ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स भी बेच सकता है और कंपोजिशन स्कीम भी ले सकता है, पर कुछ कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, वादा करना पड़ेगा कि कोई इंटरस्टेट नहीं करेंगे। दूसरा, एक और वादा करना पड़ेगा कि एक से ज्यादा स्टेट में नहीं बेचेंगे। उसके पास पैन होना चाहिए, उस पैन के बेस पे वो कॉमन पोर्टल पे जाके एनरोलमेंट नंबर लेके आएगा। जैसे ही एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो एनरोलमेंट नंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे देगा। एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं लेगा, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया तो उसका एनरोलमेंट नंबर इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे इंसान भी इंट्रास्टेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लिंकिट पे कुछ बेचना चाहता हूँ गुड्स, तो मैं बेच सकता हूँ। हाँ सर बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये लोग फिर मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, यहाँ पे वर्ड याद रखना बेटा, मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं, सप्लायर की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी क्वेश्चन में घुमा देता है। यहाँ पे वर्ड क्या है? मैन्युफैक्चरर। उसके बाद सर वही मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अब ये वाले गुड्स भी आ गए हैं, ब्रिक्स, फॉसिल मील, सिमिलर शीशर्स, बिल्डिंग ब्रिक, अर्थिंग और रूफिंग टाइल। एनआरटीपी वाला भी कंपोजिशन नहीं ले सकता है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? ठीक है, अब कंपोजिशन वालों को कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सर सबसे पहला, जो भी वो इनवार्ड सप्लाई लेंगे ना, तो इनवार्ड सप्लाई पे तो जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स उनको देना पड़ेगा। ये जो स्पेशल रेट है ना कंपोजिशन का, 1%, 5% और ये 6% फॉर सर्विसेज, वो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पे लग रहा है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कोई इनवर्ट सप्लाई ली तो उस पर भी स्पेशल रेट। अगर कोई कंपोजिशन वाले को आरसीएम में टैक्स देना है तो फिर वो नॉर्मल रेट से ही देना पड़ेगा ना। कंपोजिशन वाला जो गुड्स खरीदेगा ना, उसको आईटीसी मिलेगा, और जो कंपोजिशन वाला गुड्स बेचेगा भी सही ना, तो सामने वाले को भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहा है, वो तो फ्लैट रेट पे दे रहा है। फिर कंपोजिशन वालों को एक और चीज, ना ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ना ही नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये दोनों भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। और कंपोजिशन वालों को ऐसा लिखना पड़ेगा कि आई एम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, और कंपोजिशन टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा, कंपोजिशन बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। सर कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स है? तो ये सारे नोटिफाइड गुड्स के लिस्ट है जहां पे आप कंपोजिशन नहीं ले सकते हो, पर वर्ड याद रखना क्या है? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कंपोजिशन कब तक वैलिड रहेगा? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जिस दिन आपका 1.5 करोड़ 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी सीट्स और 50 लाख फॉर सर्विसेज जैसे ही क्रॉस होगा, उसके बाद से आप कंपोजिशन से आउट हो जाओगे और नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। अच्छा, आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा फॉर विड्रॉल कितने दिन के अंदर अंदर? एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, तो विद इन द 7 days ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट। अगर प्रॉपर ऑफिसर को डाउट है,
मतलब आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे, फिर भी आपने कंपोजिशन ले लिया, तो आपके घर में आएगा क्या, शो कॉज नोटिस, काइंडली शो द कॉज व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। तो फिर उसका शो कॉज नोटिस का आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, पर अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर आपका ये जो कंपोजिशन स्कीम है इसको कैंसिल कर देगा, और इफेक्टिव डेट कैंसिलेशन की कोई रेट्रोस्पेक्टिव डेट भी हो सकती है, और अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चीटिंग चल रही है तो फिर आपके ऊपर पीनल प्रोविजंस भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। एक और चीज है कि सर जैसे ही आप कंपोजिशन से आउट हो जाओगे और नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे तो अब तो आप आईटीसी लोगे, तो सरकार बोल रही है कि जितना भी आपका स्टॉक पड़ा हुआ है 30 दिन के अंदर अंदर उसकी सारी डिटेल फर्निश कर देना। ठीक है। अगर आपने एक जगह पे मना कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक एमपी में ऑफिस है, एक महाराष्ट्र में ऑफिस है, आपने एमपी में बोल दिया कि मैं कंपोजिशन नहीं लूंगा, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि महाराष्ट्र में भी आप कंपोजिशन से आउट हो जाओगे। ठीक है। क्योंकि कंपोजिशन पैन वाइज स्कीम रहती है, एक पैन पे जितने भी जीएसटी नंबर है सारों पे लेना है तो कंपोजिशन, या तो सारों पे नॉर्मल, ऐसा नहीं होगा एक पे कंपोजिशन या एक पे नॉर्मल। कंपोजिशन वाला टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है और ना ही सामने वाले को आईटीसी मिलेगा। कंपोजिशन वाला बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, तो इसको आईटीसी का चेन खत्म है, और अगर गलत कंपोजिशन लिया है तो पेनल्टी और सेक्शन 73 और 74 के शो कॉज नोटिसेस आएंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।